स्वागत दोस्तों, के सामने चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी को बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी के खिलाफ 80 में से 58 विधायकों के बगावत के बाद अब 58 विधायकों के अंदर भी बगावत शुरू हो गई है। दोस्तों बताएंगे कैसे बीजेपी के एजेंडे को लागू कर रहे थे ऋतव्रत बनर्जी, लेकिन जैसे ही भनक लगी 58 विधायकों को इनमें से एक बड़े ग्रुप ने बोल दिया कि ममता को साइडलाइन करोगे तो हम भी चले जाएंगे। छोड़कर बताएंगे कैसे बागी गुट के अंदर ही हो गई गुटबाजी दोस्तों, और जोरदार तरीके की बगावत के अंदर हो गई बगावत। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और कहां के विधायक पूरी तरीके से ममता बनर्जी के साथ आकर खड़े होकर बागी विधायकों को ही सस्पेंड कराने के जुगाड़ में लग गए हैं। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी खबर लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को बिना ममता बनर्जी के सोच पाना भी अपने आप में असंभव है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस को पूरी तरीके से नियंत्रित करते हैं। दोस्तों इस बात को लेकर विधायकों के अंदर एक गुस्सा था, और ये गुस्सा सबके सामने तब जाहिर होता है जब टीएमसी के विधायक ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में और संदीपन साहा के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 58 विधायकों ने बगावत करते हुए ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के फैसले को चुनौती दे दी दोस्तों, और ऋतव्रत बनर्जी को अगला नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया गया। दोस्तों ऐसे में ऋतव्रत बनर्जी को लग रहा होगा कि उन्होंने ममता बनर्जी से इतर पार्टी को तोड़ दिया है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऋतव्रत बनर्जी ने कहा था कि ममता बनर्जी हमारी नेता है, हम अभिषेक बनर्जी को नहीं मानते। यानी कहने का मतलब ये कि ममता तुझसे बैर नहीं, अभिषेक तेरी खैर नहीं टाइप का नारा चल रहा था। दोस्तों ऐसे में ममता बनर्जी को लेकर इन सारे विधायकों को लग रहा था कि ये सब लोग मिलकर बगावत कर रहे हैं ताकि ममता बनर्जी को नेता बनाया जाए दोस्तों, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे। दोस्तों ऋतव्रत बनर्जी को लगा कि 58 के 58 विधायक मेरे साथ में आ गए हैं तो मैं तो पार्टी को तोड़ दूंगा और ममता बनर्जी से इतर इस पार्टी का नेतृत्व संभाल लूंगा, और इसी गलतफहमी में ऋतव्रत बनर्जी ने एक बड़ी गलती कर दी दोस्तों। और ऋतव्रत बनर्जी अचानक से एक प्रस्ताव लेकर आते हैं। इस प्रस्ताव में विधानमंडल दल का ममता बनर्जी को सलाहकार बनाने का दावा किया जाता है दोस्तों, यानी प्रस्ताव लेकर आए थे पार्टी के अंदर ताकि ममता बनर्जी को साइडलाइन कर दिया जाए और उनको केवल एक सलाहकार या फिर यूं कहिए जैसे बीजेपी में मार्गदर्शक मंडल होता है दोस्तों, उस तरीके से मार्गदर्शक मंडल में ममता बनर्जी को धकेल दिया जाए और ऋतव्रत बनर्जी पूरे तृणमूल कांग्रेस को कंट्रोल में कर ले दोस्तों। लेकिन बाकी नेताओं को यह बात समझ में आ गई कि अभी तक तो अभिषेक बनर्जी को हटाने की बात चल रही थी, अभिषेक बनर्जी से फैसला लेने की पावर छीनने की बातें चल रही थी, लेकिन अब अभिषेक बनर्जी से मामला और आगे बढ़ गया है और इसके बाद ऋतव्रत बनर्जी का मन डोल गया है, नीयत खराब हो गई है। ये पूरी तरीके से पार्टी को कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे ही ये भनक लगी दोस्तों, वैसे ही बागी गुट के अंदर भी बगावत शुरू हो गई और नेतृत्व परिवर्तन का राग छेड़ दिया गया, और नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे को लेकर अब बागी गुट के अंदर भी फूट पड़ गई दोस्तों। और पांचला से टीएमसी के विधायक गुलशन मलिक ने बगावती खेमे की तरफ से स्पष्ट तौर पर बोल दिया ऋतव्रत बनर्जी को कि हमने बगावत इसलिए की थी ताकि ममता बनर्जी को पावर दिया जाए, ममता बनर्जी के नेतृत्व हम लोग आगे बढ़े, हम लोग अभिषेक बनर्जी से परेशान थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ममता बनर्जी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा और ममता बनर्जी को अलग थलग करके उनकी जगह पर किसी और को नेता बना दिया जाएगा। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पांचला के टीएमसी के विधायक गुलशन मलिक का कहना है कि अगर ममता बनर्जी को मार्गदर्शक मंडल में डाला गया तो फिर पार्टी के अंदर एक और बगावत होगी और बगावती विधायकों के अंदर भी और बड़ी बगावत होते हुए एक बड़ी संख्या में लोग पलटी मारेंगे और वापस से ममता बनर्जी के साथ चले जाएंगे। दोस्तों सबको पता है कि इन बागी गुटों के पास हिम्मत इसलिए आई क्योंकि 58 विधायकों का इनको समर्थन है। अगर 53 से कम विधायकों का समर्थन रहे तो इन सबको सस्पेंड करवा दिया जाएगा। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि हावड़ा के कम से कम 5 से 6 विधायक ऐसे हैं जो कह रहे हैं गुलशन मलिक के साथ में मिलकर कि वो ममता बनर्जी को अपना नेता मानते हैं और ये कोई मार्गदर्शक मंडल में भेजने वाली बातों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके से ऋतव्रत बनर्जी को बता दिया गया है कि बागी गुट के अंदर बगावत शुरू हो गई है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ममता बनर्जी से इतर पार्टी तोड़ने की कोशिश करने वाला कोई भी बंगाल के अंदर सफल नहीं हो पाएगा, और बगावत के अंदर बगावत साफ तौर पर संकेत है कि आने वाले दिनों के अंदर ममता बनर्जी के पास पूरी तृणमूल कांग्रेस वापस लौटेगी। तो लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों फायरिंग विवाद के बाद पटना वाले खान सर फंसे हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, यानी खान सर को लेकर पहले अंजना ओम कश्यप ने विवादित बयान दिया था और जबरदस्ती का डिबेट छेड़ दिया था दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर खान सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया दोस्तों। पटना के कदम कुआं इलाके के अंदर खान सर पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने खुद ही एफआईआर दर्ज की है दोस्तों। फायरिंग के मामले में खान सर के अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। अब सवाल उठने लगा है कि इस मामले में खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है क्या। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है खान सर की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने पूछताछ के बाद मामला दर्ज किया है। खासकर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है और दावा किया गया कि अपने बॉडीगार्ड को खान सर ने भड़काया था और गोलीबारी करवाई थी। हालांकि दोस्तों ये सारी बातें खान सर के खिलाफ इसलिए हो रही है क्योंकि खान सर एकमात्र देश के अंदर ऐसी ऊंची बड़ी आवाज है जो खुलकर बीजेपी सरकार को एक्सपोज करते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग खान सर से इसीलिए चिड़े रहते हैं और ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं
और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा राज्यसभा के होने वाले चुनावों को लेकर नाम का ऐलान किया गया है। दोस्तों जो बड़ी अपडेट है वो ये की कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका से 3 लोगों को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों राज्यसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है, कर्नाटका से पवन खेड़ा का नाम और मंसूर अली खान का नाम है, जबकि मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन को आगे किया गया है और राजस्थान से नीरज दांगी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनकर आ रहे हैं। दोस्तों वहीं पर तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती को आगे किया गया है, जो टीवी के पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के बीच में बातचीत करवा रहे थे, तो इनका जाना पूरी तरीके से तय है। वहीं पर झारखंड से प्रणव झा को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के अंदर तीनों के तीनों राज्यसभा की सीटें जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों मध्य प्रदेश की 1 सीट और राजस्थान की 1 सीट भी कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने वाली है। तमिलनाडु के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, केवल झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी को साथ में रहना पड़ेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी के द्वारा उम्मीदवार ऐलान को लेकर नाराजगी जता रही है। दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर एक व्यक्ति जो लोकसभा का चुनाव पटना से लड़ता है दोस्तों, और पटना साहिब में पिछली बार रविशंकर प्रसाद को आम जनता ने वोट दिया। दोस्तों लोकसभा चुनाव में पटना साहिब सीट से रविशंकर प्रसाद को जनता ने 1,53,000 वोटों से जिताया दोस्तों, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अंशुल कुशवाहा थे, जिनको 4,34,000 वोट मिला था। दोस्तों ऐसे में मुकाबला तो हुआ था, लेकिन रविशंकर प्रसाद को फिर भी जनता ने 5,88,000 वोट दिए दोस्तों, लेकिन इनको पटना की स्थिति नहीं पता। और पटना साहिब के सांसद एआई की वीडियो जो पटना से जुड़ी हुई बताई जा रही है, यानी बीजेपी बिहार के द्वारा फर्जी एआई वीडियो पटना साहिब का शेयर किया गया था दोस्तों, और इसे पटना के सांसद शेयर कर रहे हैं, यानी इनको खुद भी नहीं पता कि इनका संसदीय क्षेत्र दिखता कैसा है दोस्तों, यानी इनको पता भी नहीं होगा कि ये रोड कहां का है, लेकिन एआई वीडियो देखकर रविशंकर प्रसाद ने उसे शेयर कर दिया। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि पटना साहिब से चुनाव जीतकर दिल्ली में डेरा जमाकर बैठे हैं, कभी पटना साहिब गए नहीं है, पटना गए नहीं है, तो इनको पता भी नहीं चलेगा कि ये एआई से बनाई गई वीडियो है और एआई वीडियो को बीजेपी का सांसद असली मानकर शेयर कर रहा है। दोस्तों कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और सुप्रिया शिनेट ने कहा कि सोचिए कि ये व्यक्ति इसी संसदीय क्षेत्र को नेतृत्व कर रहा है जिसका ये एआई वीडियो भी नहीं पहचान पा रहा। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ आखिर अन्नामलई भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए हैं दोस्तों। अन्नामलई अकेले ऐसे नेता हैं जिनको बीजेपी के अंदर अब समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज के लिए काम नहीं कर रही है, ऐसा दावा करते हुए समर्थकों ने सोशल मीडिया पर अन्नामलई के इस्तीफे को लेकर जोरदार तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा दोस्तों। और सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि अन्नामलई जो एक टाइम में कह रहे थे कि वो स्पिरिचुअल राजनीति करना चाहते हैं, आज की डेट में उनकी स्पिरिचुअल राजनीति बीजेपी के साथ मैच नहीं खा रही है, और इसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे। इसका मतलब बीजेपी वाले स्पिरिचुअल राजनीति नहीं कर रहे, जो इससे पहले रजनीकांत भी दावा कर रहे थे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर केंद्र सरकार के अंदर बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है दोस्तों। आपको बता दें कि सियासी गलियारों में कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें बेहद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि किसी भी दिन नए मंत्री के शपथ की खबर सामने आ सकती है दोस्तों। केंद्र सरकार में नए चेहरे को शामिल करने और उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाने को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। ऐसे में जिन लोगों का टिकट कट सकता है, यानी जिन लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जा सकता है, उसमें कई सारे नाम है। एक नाम तो रवनीत बिट्टू का चल रहा है और दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जॉर्ज कुरियन का चल रहा है, क्योंकि केरल में चुनाव हो चुके हैं और जॉर्ज कुरियन इसीलिए केंद्र में मंत्री बनाए गए थे ताकि केरला के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्रिश्चियन समाज के लोगों का वोट ले सके दोस्तों। लेकिन क्रिश्चियन समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया, तो उसके बाद अब जॉर्ज कुरियन का मंत्रिमंडल में क्या जगह बनता है, ये तो अब भाजपा वाले खुलकर बोलने लगे हैं दोस्तों। रवनीत बिट्टू खुद सिख समाज से आते हैं और इनको सिख समाज का युवा नेता बताकर युवा मंत्री बनाया गया था और बड़े ढोल पीटे गए थे दोस्तों। लेकिन आज हकीकत यह है कि बीजेपी ने दोनों अल्पसंख्यक समाज के मंत्रियों को मंत्री के पोस्ट से हटाने का फैसला ले लिया है। अगर आप भी मानते हैं ये एक मैसेज है सिख समाज और ईसाई समाज के लिए कि केवल मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि सिख और ईसाई समाज अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बीजेपी केवल इसलिए इस्तेमाल करती है ताकि उनको जनता का वोट मिल जाए। अगर वोट नहीं मिलता तो फिर ये इसी तरीके से अलग थलग कर देते हैं। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।